हेलो बच्चों, नमस्कार। वेरी वेरी वेलकम टू दिस चैनल। और मैं आज आपके साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका कॉन्सेप्ट वीडियो शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हो और क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ये सारा लेक्चर जो मैंने डिजाइन किया है वो सारा पीवाईक्यूज से ड्रिवन है। और तो और जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाली है, जो कि आप कभी भी आप देख सकते हो। अराउंड 30 मिनट्स के अराउंड में आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल पूरा खत्म हो जाएगा इन डिटेल। और आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे करके वो टॉपिक को समझाते हुए चलूंगा, और इसी तरह से मैं मूव करूंगा पूरे लेक्चर थ्रू आउट द लेक्चर। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिवीजन के लिए एक डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हैं। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो प्रोकैरियोटिक सेल। सपोज दैट आपको पढ़ाया गया था लैक ऑपेरोन और आपका वो वीक रह गया, तो आप सर्च करते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कि वो लैक ऑपेरोन का टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि वो हाईली जो भी बोलो हाईली रिलेवेंट होते हैं और वो एग्जाम्स में आते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो लैक ऑपेरोन जैसे ही वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल को समझ जाने के बाद आपको यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करके अच्छा क्वेश्चन जो कि बेसिक्स बिल्ड करते हैं आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है उसका, वो ये पूरा बेसिक्स बायो का ही बेसिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले मैंने इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को चूज किया ताकि आप समझ पाओ और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो बेसिक्स से लेकर के। ठीक है, तो मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल आज समझाने वाला हूँ। तो बिना लेट किए हुए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल बोला मैंने तो सबसे पहले हम कोई भी वर्ड होता है ना, जैसे प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट वर्ड कहाँ से आया, उसकी एटिमोलॉजी क्या है, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो हम ऐसा समझते हैं कि जब अगर इसको हम ब्रेक करें दो पार्ट्स में, सपोज अगर प्रो मीन्स वर्ड का जो मतलब बनता है वो प्रिमिटिव से बनता है। ठीक है, प्रिमिटिव। एंड कैरियोन वर्ड इज रिलेटेड टू, कैरियो वर्ड इज कम्स फ्रॉम कैरियोन। कैरियोन मीन्स क्या होता है, जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो मतलब जो वो पुराने ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस कैरी कर रहे हैं, उसको हम बोल देंगे प्रोकैरियोटिक। और प्रिमिटिव टाइप के होंगे तो उनमें ना ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है, ना ही तो कोई न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, ठीक है, और ना ही तो उसमें अंदर बहुत सारे सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। सुनना बात को, सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस उसमें ना ही तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और ना ही तो वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा अपने अलग अलग जो भी सेल्स के ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम बोले कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, तो वैसे organisms which have primitive type of nucleus, no any nuclear membrane, ओके, नो एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नो एनी सेल ऑर्गेनेल्स, वेल डिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, कि अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, वो यूकैरियोटिक सेल्स में हुआ करती थी, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल मींस प्रो का ओरिजिन मतलब प्रो प्रिमिटिव एंड कैरियोन मींस न्यूक्लियस। ओके, तो समझते हैं अब यहाँ से हम समझ गए कि ऑर्गेनिजम्स विच है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, नो एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ना ही तो इसमें मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है,
ऑर्गेनेल, नहीं तो इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। अब इसको हम ना क्या करते हैं, हम एक डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम्स कैसे बनेंगे वो आप समझ जाओगे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। मैं ग्लाइकोकैलिक्स को बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखते जाइएगा। ग्लाइकोकैलिक्स को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट जैसे ही अंदर जाओगे, हम बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं, आउटसाइड टू इनर ऑफ द सेल। तो आउटसाइड में सबसे पहला जो आया, सबसे फर्स्ट जो भी मेम्ब्रेन आई उसको कौन सा बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। मैं सबको बताऊंगा कि किस मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है और क्या बायोकेमिकल नेचर्स हैं, सब बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद सेल वॉल, आप जानते होंगे सेल वॉल, सेल वॉल, ओके। जस्ट इसके अंदर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, इन्वेजिनेशंस होते हैं टू द इनर साइड ऑफ द सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां से हम समझ गए हैं कि दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वन इज सेल वॉल, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ओके। एंड इसके अंदर जैसे ही जाएंगे तो जो इसकी जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, एक स्पेशल रीजन में प्रेजेंट होगा, और इसके न्यूक्लिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होंगे, इसीलिए इसको एक अलग से नेम जो टर्म देते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, 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 ठीक है, न्यूक्लियोइड, सॉरी, न्यूक्लियोइड, ठीक। अब देखते हैं इसके अंदर, ये तो अब इसके अंदर की बात कर रहा हूं ना, तो इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म क्या होंगे, इसके विस्कस फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। एंड इसी के अंदर हमारे क्या होंगे, ये राइबोसोम, क्या होंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम्स। और इसके अंदर वो कुछ फूड रिजर्व करने के लिए कुछ इंक्लूजन्स बॉडी पाए जाते हैं, इसको क्या बोल देंगे, इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। और तो और हमें समझना पड़ेगा कि इसके अलावा भी सेल को एनकरेज, सपोर्ट और मोटिलिटी के लिए उनमें सेलुलर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब सेलुलर अपेंडेजेस में 3 टाइप्स के सेलुलर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला फ्लैजिला, दूसरा पिलाई एंड एटलिस्ट थर्ड जो हमारा पास वो है फ्यूमरी, ठीक है। और भी हमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये सभी सेलुलर अपेंडेजेस कहाँ से अराइज होते हैं। तो अराइज होने का पॉइंट जो है कहाँ पे बनता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, समझते हैं। यहाँ से अराइज होगा। ये कौन सा सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, हम पहले ये देखना। अभी गलती कर देते हम लोग, सेल वॉल से ले रहे थे, जो कि नहीं लेना है, ठीक है। हमें कहाँ से लेना है, ये देखिए, ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर से इसका बेसल, हुक एंड फिलामेंट, फिलामेंट ये क्या है, दिस वन इज फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं इंडिविजुअली सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि ये है फ्लैजिला। दूसरा सेलुलर अपेंडेजेस क्या आएंगे, दूसरा सेलुलर अपेंडेजेस आएंगे हमारे ट्यूब लाइक। सारे सेलुलर अपेंडेजेस कहाँ से अराइज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेलुलर अपेंडेजेस अराइजेस ओनली फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। सेल वॉल आपको फिर कभी मैं डायग्राम में भी, कोई डायग्राम से भी आपको क्वेश्चंस बना के दे सकता है, वहां पे सेलुलर अपेंडेजेस को कहाँ से ओरिजिनेट करके दिखा सकता है आपको, सेल वॉल से। और आपसे पूछ देगा कि इस डायग्राम में क्या इनकरेक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, तो आप वहां से भी स्टेटमेंट बन सकती है। तो कुछ भी एक ब्रॉडर माइंडसेट रखते हैं कि हर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो ये पिलाई, दिस इज पिलाई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैजिला, दिस इज फ्लैजिला। ओके, एंड एक और हमारे पास सेलुलर अपेंडेजेस है, जहां पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आगे में आके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ से ये देख लो ऐसे ही निकल रहे हैं। ये क्या है, फिम्बरी, FIMBRIAE, फिम्बरी। ओके, सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया स्ट्रक्चर, पूरे प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। और इसी को मैं पूरे स्ट्रक्चर्स को मैं वन बाय वन, सबसे पहला क्या हमारा आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे नंबर पे सेल वॉल, तीसरे नंबर पे जब हम आउटसाइड टू इनर टू दी सेल जा रहे हैं तब क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या आएगा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड आएगा, न्यूक्लियोइड सॉरी न्यूक्लियोइड आएगा, एंड उसमें बहुत सारे ये आएंगे, क्या आएंगे, तो राइबोसोम्स भी आएंगे। और एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैं तो मेंशन ही नहीं किया, ये है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर पाए जाने वाले वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, और इसका भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं आपको मेंशन करूंगा, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड, ये राइबोसोम 6 7 प्लाज्मिड, 8 न्यूक्लियोइड, सॉरी दिस वन इज फ्लैजिला, इंक्लूजन बॉडी को हम कर देते हैं 7, फ्लैजिला को कर देते हैं 8, पिलाई को 9 एंड फिम्बरी को 10। तो हम बेसिकली देख पा रहे हैं कि इंक्लूजन बॉडी मिला हमें, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मिला, और राइबोसोम मिले, न्यूक्लियोइड मिला और प्लाज्मिड मिला। बेसिकली यही मेजर हैं, ये सब साइटोप्लाज्म है, छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स, विस्कस फ्लूइड होती है, ठीक है। और एक बहुत मिस कर रहा था जो मैं, यहाँ पे मीजोसोम्स होते हैं, सेलुलर सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स, इसको हम बोल देते हैं क्या, कितना नंबर, लास्ट 11, ठीक है। अब इतना हम समझ गए, ये डायग्राम्स में समझ गए, एक आउटलाइन वाला डायग्राम है, ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा, बट कैसे कैसे बनाया मैं आप वहां से डायग्राम भी सीख सकते हो, ठीक है। आप समझ गए, इतना सारा कुछ है इसके अंदर। हमने यहाँ तक समझ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होंगे, जिसमें कि ना ही तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और ना ही तो मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल मिलेगा, ठीक है। अब हम वन बाय वन समझते जाते हैं। जब हम बाहर से कहाँ आते हैं, सेल के अंदर, तो बाहर से सेल के अंदर आने से पहले सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं और समझते हैं वन बाय वन। पहला जो स्ट्रक्चर जो मुझे पढ़ने हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और एक क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला करके क्या बोल दिया हम, तीनों को मिला करके हम लोग यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, तीनों को मिला के हम यहाँ पे 1 + 2 + 3, वहां पे स्पेस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, दैट इज नोन एज सेल एनवेलप। एक टर्म है सेल एनवेलप। हम सेल एनवेलप के बारे में अब समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेल एनवेलप किनसे मिलकर बना हुआ है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल एनवेलप के बारे में हम अगर समझे तो सबसे पहला मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स को देखा जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकोज बोल दो, ग्लाइकोज बोल दो, या फिर सैकेराइड बोल दो, ग्लूकोज या सैकेराइड बोल सकते हैं ना, ठीक है। कैलिक्स दैट इज कोट, या फिर तो क्या बोलेंगे, कवरिंग, ठीक है। तो अगर इस पे हम इसकी एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर, क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट
outermost layer of प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स की जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, बायोकेमिकल नेचर। तो बायोकेमिकल नेचर मतलब ये किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब पॉलीमर्स ऑफ सैकेराइड शुगर, उससे मिलके बना हुआ है, उसके क्रॉस लिंकिंग से बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है। कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। ये कोट है, कवरिंग है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का माना जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या है भैया। ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करता होगा, तो ये अगर फंक्शन के रूप में अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ये वायरुलेंस फैक्टर है। व्हाट इज दिस, मैंने क्या बोला, वायरुलेंस फैक्टर। मीन्स क्या है कि ये होस्ट के सेल में जाकर के डिजीज कॉज करेगा। क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। ये वायरुलेंस से डिजीज कॉज करेगा। ठीक, और क्या करेगा, ये एनकरेज करेगा, एनकरेज एडहेरेंस में भी हेल्प करेगा। अटैचमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये टिपिकल अटैचमेंट के लिए हेल्प नहीं करता, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि ये क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है होस्ट सेल में। ठीक है, और मैं अगर बताऊं तो ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में समझते हैं, इसके टाइप्स समझते हैं। टाइप्स में सबसे पहले ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कैप्सूल। अब कैप्सूल है तो कैप्सूल एक कह लो तो रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर से जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उसके क्रॉस लिंकिंग बहुत ही पास हुई है, जिसके कारण जो ज्यादा इसके जो सेलुलर इंटीग्रिटी, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ पाई है ना, वो बहुत ही हार्ड बन गया है ना, इसीलिए कैप्सूल बोल दिया है। ये ज्यादा किसी बाहरी चीजों या फिर बाहरी पार्टिकल, आउटसाइड वाले पार्टिकल को एंट्री नहीं देता। ठीक है, और ये हेल्प क्या करता है, कैसे मदद करता है सेल्स को, तो देखना ये कैप्सूल, ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही टाइप है कैप्सूल, जिसमें क्या होती है कि ये जो हमारे क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट है। एक क्या है, क्लोजली पैक्ड और क्रॉस लिंक्ड, जिससे क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है जो होस्ट सेल की इम्यूनिटी है। जब होस्ट सेल की इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आएगी ना, जब फेगोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये कैप्सूल क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस से वो प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने से प्रिवेंट करेगा। तो देखना फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि एक सेल होते हैं यहाँ फॉरेन पार्टिकल, सपोज दैट ये है, तो ये सेल क्या करती है, अपने शेप को इन्वेजिनेट कर लेती है, अंदर के साइड इसके अंदर ले लेती है इसको, और फिर इसको क्या करेगी, ये ऐसे करके ये यहाँ से जुड़ जाएगी और ये अंदर आ जाएगा। तो ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, जो कि टिपिकल सी माइक्रोफेजेस वगैरह करते हैं हमारे बॉडीज में। ओके, सो हेल्प करेगा ये, हेल्प द सेल्स फ्रॉम इनगल्फ और फेगोसाइटोसिस ऑफ होस्ट सेल की फेगोसाइटोसिस जब करेगा वो, तो उससे वो प्रिवेंट करेगा इनगल्फ से, और हेल्प द सेल्स फ्रॉम इनगल्फ और फेगोसाइटोसिस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, ऐसे करके हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये कैप्सूल ये काम करता है हमें बेसिकली, ये वायरुलेंसी जो ये डिजीज कॉज करता है वो किससे आती है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा लेयर है, दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, वो ज्यादातर वायरुलेंसी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और जो कि जो होस्ट सेल के
डिजीज से बचाता है, इम्यूनिटी से बचाता है, वो हमारा कैप्सूल है। और दूसरा क्या है, वो दूसरा क्या था, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर ये कैसा है, म्यूसिलेजिनस है, म्यूसिलेजिनस, चिपचिपा टाइप का है और म्यूसिलेजिनस है। और कैसा है, इसके जो क्रॉस लिंकिंग है वो वीक है, लूजली पैक्ड है। और ये क्या करता है, ये वायरुलेंस है एंड प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होगा तो डेसिकेशन भी होगी, फट जाएगी, तो वो भी उससे हो जाती है डेसिकेशन, मतलब खराब नहीं होने देती है। ऐसे करके सेल्स को बचाती है। कौन कौन से लेयर, दो टाइप्स के। पहला इनवेलप दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। क्या क्या कर रही है ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स सैकेराइड्स की बनी हुई कैलिक्स कोट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल है। बायोकेमिकल नेचर देखा जाए तो पॉलीसैकेराइड्स है, फंक्शन क्या है, वायरुलेंस फैक्टर है, होस्ट सेल को डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। एनकरेज करता है, देन सपोर्ट अटैचमेंट, ये भी करता है। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कैप्सूल एज वेल एज क्या, स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या होते हैं, जो ये क्रॉस लिंकिंग बन रही है ना किसके बीच, पॉलीसैकेराइड्स के बीच, ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, क्रॉस लिंक्ड है, जो हेल्प कर रहा है सेल्स को फ्रॉम द एंगल्फिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ द होस्ट सेल। जो जब होस्ट सेल इन्फेक्शन कॉज करेगा, होस्ट सेल जब इम्यूनिटी उसके उसको इनगल्फ करने के लिए बैक्टीरिया को, तो ये जो कैप्सूल है वो कैप्सूल लेयर उसको प्रिवेंट करेगा, सेल्स को बचाएगा ताकि वो इनगल्फ ना करे, फेगोसाइटोसिस ना कर पाए, मतलब होस्ट सेल की इम्यूनिटी से ये प्रिवेंट करता है, इसको बचाता है, ठीक है। स्लाइम लेयर क्या करता है, म्यूसिलेजिनस है, चिपचिपा टाइप का थोड़ा है और इसके क्रॉस लिंकिंग में थोड़ा लूजली पैक्ड है, इसीलिए वायरुलेंस फैक्टर है, प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम द डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन, ठीक है। यहाँ से हम ये समझ गए हैं कि ये कैसे ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जैसा ही समझ गए, हम इसके बाद देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर जाते हैं तो उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। दूसरा जो लेयर्स है सेल एनवेलप का, सेकेंड इज सेल वॉल, इसके जस्ट अंदर आ रहे हैं ना, तो सेल वॉल, ओके। सेल वॉल देखते हैं, ये सेल वॉल में क्या होता है, अच्छा दीवार, क्या होता है, दीवार होता है, वॉल में दीवार। अब समझेंगे कि ये क्या है, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कवरिंग which help in providing cell shape, structure and rigidity, ठीक है, rigidity देता है and also prevent from ओस्मोलाइसिस। अब देखना मैंने ये क्या क्या लिखा, सेल शेप, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, ओस्मोलाइसिस, ठीक है। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये जो वर्ड मैंने यूज किया, सेल शेप और ओस्मोलाइसिस और रिजिडिटी, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इस पूरे डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा उस ढंग से लिखा ताकि सारे की पॉइंट्स कवर हो जाए और हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यही सब देखने को मिलते हैं। तो ओस्मोलाइसिस क्या होता है, ओस्मोलाइसिस को हम समझते हैं, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, कोई सा भी सेल है, देखो ओस्मोलाइसिस होता क्या है, ये ना यहाँ पे वाटर है, एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, हाइपोटोनिक, मतलब वाटर की पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर की पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं साइड वाटर, मतलब वाटर की पोटेंशियल ज्यादा है, सोल्यूट की पोटेंशियल कम है, मतलब यहाँ वाटर बहुत ज्यादा है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगी, ये अंदर जाएगी, क्या जाएगी, ये वाटर अंदर जाएगी सेल के, और इस अंदर जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस।
अब इसी ऑस्मोसिस की वजह से वाटर अंदर गया तो ये इसके वॉल पे क्या करने लगा, प्रेशर जनरेट करने लगा, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, फूलना स्टार्ट होती है सेल जब इसके अंदर प्रेशर लगाते हैं जो वाटर एंटर किया ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, अब ये जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो ये क्या, इसको इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है बच्चा, टर्गर प्रेशर। अब ये प्रेशर के कारण सेल फट ना जाए, लाइसिस टूट ना जाए, इसी को ऑस्मोलिसिस बोलते हैं, ताकि वाटर गया ऑस्मोसिस के थ्रू वो सेल को बस्ट ना कर दे, फाड़ ना दे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोलाइसिस। ये है ऑस्मोलाइसिस। तो इसको क्या कर रही है, एंड आल्सो प्रिवेंट कर रही है। प्रिवेंट मतलब बचा रही है, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड होने के कारण यहाँ पे क्या हो रही है, एक तो शेप उसे जो शेप में पहले से बन चुका है सेल, उसी शेप में रहने वाला है, और स्ट्रक्चर उसके कारण आ चुकी है। रिजिडिटी तो इसके स्ट्रक्चर, इसके जो भी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, तो वो रिजिडिटी दे रही है और प्रिवेंट कर रही है ऑस्मोलाइसिस से। अब इसके केमिकल कंपोजिशन को देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, ऑस्मोलाइसिस का फिनोमेना। इसमें क्या हुआ कि सेल को मैंने क्या किया, इस इन्वायरमेंट में रखा जो कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा, हाइपोटोनिक है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कम है, वाटर मतलब ज्यादा है। वाटर ज्यादा होने के कारण वाटर इंटर करने लग गया सेल के अंदर। इसके अंदर वाटर कम था, बाहर मीडियम में वाटर ज्यादा था, इंटर करने लग गया। इंटर करने का प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर इंटर किया उसको टर्गर प्रेशर वो जनरेट करने लगा इसके बॉल्स पे, और टर्गर प्रेशर बॉल्स पे लगाने के कारण ये क्या होने लग गई, फट सकती थी। बट यहीं पे रोल आता है सेल वॉल का, जो कि क्या करता है, सेल को फटने से बचाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था ऑस्मोलाइसिस का। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ऑस्मोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, बायोकेमिकल नेचर, इसके बायोकेमिकल नेचर, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है इसके सेल वॉल में, तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडो मींस क्या हो गया बच्चा, पेप्टाइड्स। अब ये पेप्टाइड्स क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्लस ये ग्लाइकन्स क्या है, तो सैकेराइड्स। ठीक है, ये पॉलीमर प्लस सैकेराइड्स। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो पेप्टाइड्स हैं और जो ग्लाइकन्स मतलब शुगर हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके मतलब ऐसे पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं वो नैग को बोलते हैं एनिसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड एनिसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये पूरा टिपिकल नेम है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का, जिससे क्रॉस लिंकिंग करता है। क्रॉस लिंकिंग कैसे करेगा हम समझते हैं, ये ऐसे कर, मान लो एक ऐसा, ये नैग नैम ऐसे करके जा रही है, तो क्या करेगी, क्रॉस लिंक करता है, मतलब ये सामने वाले से लिंक नहीं होता है, ये क्रॉस लिंकिंग करता है। ठीक है, तो ये नैग, मान लो नैग है ना, तो ये नैम है, क्रॉस लिंक कर रहा है, फिर वह ऐसे करेगा, तो ये ऐसे करके इसके बॉल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को मार देता है, ये क्या है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक होने के कारण बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया को कैसे मारता है, तो समझते हैं हम कि पेनिसिलिन जो होता है, इसके क्रॉस लिंकिंग, जो ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है ना, इसको ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक कर देने के, जैसे ब्रेक कर देंगे तो सेल वॉल इसके रह नहीं पाएगी और ये रिजिड नहीं रह पाएगा, जिसके कारण ये आसानी से मर सकता है। तो इसके कारण ही पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इसीलिए हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी होता है तो हमें क्या बोला जाता है कि एंटीबायोटिक ले लो। यही ना, एंटीबायोटिक करता क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे समझते हैं कि जो क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है, साइटोप्लाज्म वाला, उसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है।
तो ये हमारी बायोकेमिकल नेचर पेप्टाइडोग्लाइकेंस के आए और ये क्या क्या कर रहा है, तो रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं ये पूरा सेल वॉल हम समझ लिए हैं, एक छोटा सा है, बस मैंने की पॉइंट्स बस ऐड किया है, कोई ज्यादा कुछ नहीं ऐड किया। रिजिड स्ट्रक्चर्स है जो कि कवर कर रहा है सेल वॉल, रिजिड ऑस्मोलिसिस, ऑस्मोलिसिस को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। बायोकेमिकल नेचर मैंने दिखा दिया कि क्या क्या होता है और कैसे क्रॉस लिंकिंग करके ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक करता है, जो बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं उसको, और ये कैसे क्रॉस लिंकिंग होती है ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं तीसरे लेयर्स पे चलता हूँ। तीसरे लेयर्स में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। इसको मैं फिर से इरेज कर दिया, जो भी अभी डिस्कस किया था वो आप नोट्स बना लेना, आपको समझ में आ रही होगी तो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। तीसरा सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में मैं की पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये समझो ये क्या है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बताओ परमिएबल मैंने लिखा, इस वर्ड का मतलब क्या है। परमिएबल का मतलब एबिलिटी टू इन और आउट फ्रॉम द सेल, सेल से अंदर और आने और जाने की जो एबिलिटी है वो परमिएबिलिटी बताती है, ठीक है, परमिएबिलिटी बता रही है। लेकिन ये सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब हर कोई अंदर नहीं आ सकता। सेल्स को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो चीजों को जितने भी न्यूट्रिएंट, कुछ भी एसेंशियल जो भी लेना होता है वो बाहर से लेना पड़ता है। बट फिर भी सेल का अंदर का इन्वायरमेंट और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट से जो डिफरेंशिएटिंग लेयर्स होते हैं वो यही है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से पूरा टोटली अलग कर देता है, क्योंकि ये लास्ट लेयर है और यहीं से डिफरेंशिएट होता है कि ये सेल बाहर वाला जितने इन्वायरमेंट अलग है और सेल के अंदर का इन्वायरमेंट अलग है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही चीजों को आने और जाने देता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, मतलब ये किससे किससे बना होता है, तो इससे प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, एंड किससे बना होगा, कार्बोहाइड्रेट। इसके बायोकेमिकल नेचर्स, बायोकेमिकल्स नेचर्स की बात करें, इसके बायोकेमिकल नेचर क्या होते हैं, तो किससे बना है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये कैसा है, तो अब देखना जैसे कि यूकैरियोटिक में कैसा है, दो लेयर्स हैं, ऊपर में ऊपर वाला जो हेड है, टेल है, जो ऐसा करके फॉस्फेट, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको। आप समझना, मैं कोई भी वर्ड बोलने से पहले आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये देखना, ये जो ऐसा करके बना ना, ये ऐसा आउटर वाला, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। हेड में क्या होता है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। हेड में क्या होता है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल, एंड जो टेल में होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए ये क्या होता है ना कि हेड क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं, हेड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। जल मतलब वाटर से, इसे वाटर रिपेलेंट है, वाटर को नहीं चाहिए, इसको वाटर नहीं चाहिए, वाटर से ये फोबिक वर्ड इज रिलेटेड फॉर कि उसको रिपेल करता है, ठीक है। और ये दिस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। और इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये बायोकेमिकल नेचर देख लिया हमने, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में समझ लिया, किससे बना है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से ये समझ में आ गया कि हेड एंड टेल कैसे बना हुआ है। ऐसे करके ये पूरा
क्या बना रही है, सेलुलर इंटीग्रिटी, मतलब इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी किसकी, तो सेल मेम्ब्रेन की। और सेल मेम्ब्रेन कैसे कैसे है, तो हम यहाँ से समझ लिए कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, जो कि एबिलिटी है जो आउट और इन साइड जिसे परमिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना है। बायोकेमिकल नेचर क्या है, तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में कैसे अरेंजमेंट होता है, तो ये ऊपर वाला हेड है, नीचे टेल है। टेल किससे बना हुआ है, टेल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। हेड किससे बना हुआ है, तो फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक हेड एंड टेल इज हाइड्रोफिलिक। यहाँ तक समझ में आ गया। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का क्या था, सेल मेम्ब्रेन। अब हम इसी से समझ लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन समझ लिए ना। अब देखना सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम जाएंगे तो फिर समझेंगे कि इसकी क्या क्या इन्वेजिनेशन। सेल मेम्ब्रेन से अब इंटर करेंगे, अब इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटर करना है सेल के। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटर करने से पहले सबसे पहले हमें मेसोसोम से डील करना है, क्योंकि मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वहां से ये देखेंगे, फिर उसके अंदर की सारी जितनी भी कंटेंट है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। अभी तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सेल वॉल, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और सबसे पहले बताया आपको प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और ये डायग्राम ऐसे एक टिपिकल रफ सा डायग्राम कैसा होता है ये बताया। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स को हम लोग बेसिक से कैसे पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो।